एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट। इसका पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था क्या जो है चेंजिंग नेचर रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्या हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हमने किया था, लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी के बारे में हमने किया था। लेकिन आज हम लोग करने वाले जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी रिगार्डिंग द 5 ईयर प्लान को लेकर, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा अवगत करवा दूं। चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये पार्ट फर्स्ट में हम कर चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड विल स्लोली एंड ग्रेजुअली डू द ऑल द पार्ट। तो चलिए की कॉन्ट्रोवर्सीज, सबसे पहली कॉन्ट्रोवर्सी थी एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री की, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स पहले ही दे चुकी हूँ कि कई लोग कह रहे थे कि एग्रीकल्चर ज़्यादा आपने एग्रीकल्चर पे ध्यान दे दिया, कम एग्रीकल्चर पे ध्यान दे दिया, एंड कई लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी, तो कई से लोगों को ऐसा लगा कि जो सेकंड प्लान था इसके अंदर जो है कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्ट्रेस दिया एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया पर, आपने स्ट्रेस जो है नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को सफ़र करना पड़ा है। कुछ गांधीयन इकोनॉमिस्ट जैसे JC कुमारप्पा ने एक अल्टरनेटिव मॉडल हमें दिया। उन्होंने बोला कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर पे नहीं बल्कि हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं चौधरी चरण सिंह जो कि एक कांग्रेस लीडर थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस से हटकर एक अपनी खुद की पार्टी भारतीय लोकदल बनाई, उन्हें फोर्सफुली ये आर्टिकुलेट किया, स्पष्ट तरीके से इस बात को जो है बाहर रखा कि एग्रीकल्चर जो है शुड बी अ सेंटर ऑफ प्लानिंग रेदर देन इंडस्ट्रीज। उन्होंने बोला कि जो प्लानिंग है वो अर्बन एरिया में ही प्रोस्पेरिटी कर रही है और अर्बन एरिया में भी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्शन में ही प्रोस्पेरिटी कर रही है, बाकी सारी पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब ही रह रहे हैं। वही कुछ जो थे इंडस्ट्री के वो ये बोल रहे थे कि जब तक आप एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लेकर आओगे तब तक जो पॉवर्टी है वो इंडिया में रहेगी। एंड उन्होंने ये बोला कि उल्टा जो है ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मदद करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन टेक्नोलॉजी से उल्टा और ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बढ़ेंगे। स्टेट ने बहुत सारे लॉज बनाए फॉर द लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द विलेजेस एज वेल। ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बनाए और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी खर्चा किया। बट प्रॉब्लम यहाँ पर पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी में तो है कि आप लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बहुत सारा पैसा जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट में बनाया। प्रॉब्लम है नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे। आप बहुत सारे लॉज लिख देते हैं, उसको कोई फॉलो करेगा तभी ना। बहुत सारी पॉलिसी बना दी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसको फॉलो करना भी तो ज़रूरी है ना। तो यही बात उन्होंने बोली कि जो लैंड ओनिंग क्लासेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल पावर रहती है अमंग देम। इसीलिए जो है जितना भी मनी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे स्पेंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रूरल एरियाज़ में लैंड ओनिंग क्लास ली जाती है, और जो रूरल पुअर हैं उनके पास पैसा बचता नहीं है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम एग्रीकल्चर पे पैसा खर्च करेंगे तो वो जो रूरल पॉवर्टी है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ का पैसा किसके पास जा रहा है, लैंड ओनर्स के पास जा रहा है। तो वेरियस आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके की दी गई। दूसरा हमारा था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ लोग मानते थे कि पब्लिक सेक्टर को पूरा डेवलपमेंट संभालना चाहिए, कई लोग मानते थे कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट संभालना चाहिए, और कई लोग ये भी मानते थे कि पब्लिक प्लस प्राइवेट जो है मिला जुलाकर उन्हें जो है डेवलपमेंट संभालना चाहिए। इंडिया ने क्या फॉलो किया, ना इन्होंने पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट फॉलो किया ना ही प्राइवेट सेक्टर वाला। इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट जो है वो चूज़ किया। उन्होंने ना ही कैपिटलिस्ट मॉडल को ऑफ डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया जो कि पूरे एंटायरली प्राइवेट सेक्टर बेस्ड थी, ना ही सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे किया जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाता है और सारी प्रोडक्शन जो है वो स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करती है। उन्होंने इन दोनों ही जो मेथड्स हैं इन दोनों को ही क्या किया, मिक्स कर दिया, यानी कि मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट हैंड्स में रखी। ने सिर्फ और सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपने हाथों में रखा और ट्रेड को रेगुलेट करते रहे, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो एग्रीकल्चर के उसको अपने हाथ में रखा। वैसे मेजॉरिटी ऑफ देम वर इन प्राइवेट सेक्टर, पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है वो उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर में ले ली। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट चूज़ किया था तो हमें दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म आने थे, प्राइवेट सेक्टर से भी पब्लिक सेक्टर में से भी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के भी थे और कुछ एलिमेंट्स पब्लिक सेक्टर के भी थे। प्राइवेट सेक्टर के सपोर्टर्स थे वो ये कहते हैं कि प्लानर्स ने जो है इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए इंडिया में। उल्टा जो है स्कोप ऑफ पावर जो है पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा इंक्रीज़ की, उनके पास जो है ज़्यादा पावर्स दी इन रिलेशन टू द प्राइवेट कैपिटल, स्पेशली जो सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस एंड
परमिट्स जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में तो आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी लाइसेंस मिलता है, फिर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम जो हमने डेवलप किया तो लोगों का मानना था कि ये सिस्टम जो है एक्चुअली में हिंडर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। इसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी फ्रीली तरीके से आ नहीं पा रही है, क्योंकि उन्हें पहले बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ रही है। ऑल्सो ये पॉलिसी थी कि वो इम्पोर्ट जो है, कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब सारे प्रोडक्ट्स को बाहर बेचना, और इम्पोर्ट मतलब बाहर से प्रोडक्ट्स को खरीदना। तो इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जैसा कि मैंने बताया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पार्ट फर्स्ट में हमने किया था, हम लोग बढ़ गए थे एंड हम लोग अपनी सोसाइटी को एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लेके जा रहे थे। तो वहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर के सपोर्टर्स हैं उनका कहना था कि जो है बिल्कुल ही कोई भी कंपटीशन जो है डोमेस्टिक सेक्टर को बिल्कुल ही कोई प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर पाएँ या और ज़्यादा चीपर बना पाएँ। लोग ये भी बिलीव करते थे कि स्टेट जो है अननेसेसरी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी और करप्शन बढ़ रहा है। वही जो पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर्स थे और जो प्राइवेट सेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनका ये मानना था कि स्टेट्स ने अभी तक पूरा इनफ नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वो प्राइवेट के पास छोड़ दी, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो हम तो दोनों तरफ से ही क्रिटिसिज्म झेलना था, राइट। तो इन्होंने बोला, अब जो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते थे वो ये बोलते थे कि भाई पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा पावर्स नहीं दी है, ने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर में नहीं खर्च की, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि आज हेल्थ मोस्टली जो है हमारा इंडिया में प्राइवेट है, एजुकेशन मोस्टली जो है इंडिया में प्राइवेट है ना। सिर्फ स्टेट ने उन एरियाज़ में इंटरवीन किया जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता था वहाँ पर चीज़ें पब्लिक की। तो ये फेवर कर रहे हैं किसको? प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी कर रहे थे, राइट। प्लस स्टेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा मदद कर रही है प्रॉफिट दिलवाने में, पुअर की मदद करने की जगह क्या कर रहे हैं, एक नया मिडिल क्लास बनाने में लगी हुई है, जो कि प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है, हाई सैलरीज को एंजॉय करता है। इससे जो है पॉवर्टी जो है वो नहीं डिक्लाइन होने वाली है, इवन जो है नंबर ऑफ पुअर रिड्यूस होते रहेंगे, लेकिन फिर भी पॉवर्टी के नंबर्स जो है वो राइज होते रहेंगे। तो ये उनका मानना था, सबकी अपनी अपनी क्रिटिसिजम्स रही हैं। यहाँ पे कुछ जो है लोग वो बिलीव करते हैं कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, वैराज जो प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट में है ये यहाँ पर है। और बीच में कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि जिनको रस्सी के थ्रू खींचा जा रहा है कि भाई किस साइड जो है, जिसकी साइड भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे ऑब्वियसली उनकी आइडियोलॉजीज को माना जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ये है। तो यहाँ पर जो है ये जो भी मिनिस्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर की तरफ वो हैं लाल बहादुर शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, कैलाश नाथ, जगजीवन राम, टी कृष्णमाचारी, स्वर्ण सिंह, गुजारी नंदा एंड बीवी केसर, ठीक है। तो ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को दिखाता है। इसके अंदर आपसे पब्लिक सेक्टर की नेगेटिव्स या प्राइवेट सेक्टर की नेगेटिव्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर देखिए मेजर आउटकम्स क्या थे, इनसे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी तो निकली होंगी रेदर देन बीइंग कंट्रोवर्सीज। तो लैंड रिफॉर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम्स देखेंगे। अब पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं और नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। पहले हम कुछ नेगेटिव आउटकम्स देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे वो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। दूसरा, इन प्लान्स का जो है सेकेंड ईयर प्लान का मेनली ये निकला कि जो लैंड ओनिंग क्लास थी उनके पास, उनके हाथों में पॉलिटिकल पावर थी, और जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जो है ऑल बेनिफिट हो रहे थे, बाकी सारे जो है पॉवर्टी में ही थे। तो पॉवर्टी रिडक्शन में ज़्यादा कुछ जो है उन्होंने रोल नहीं प्ले किया। सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनिंग क्लास जो थी वो रिच और ज़्यादा रिच हो गए, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। जो भी बेनिफिट हुए थे अनइक्वल डेवलपमेंट से, है ना। डेवलपमेंट क्या थी? अनइक्वल थी, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। वो पॉलिटिकली पावरफुल हो गए एंड जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन थी पुअर्स को जो है फ्लरिश करवाने की, पुअर्स की प्रोस्पेरिटी के लिए, उनका प्रोसेस जो है और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि रिच हमेशा रिच ही होना चाहता है और पुअर हमेशा और ज़्यादा पुअर ही होता चला जाता है। तो पहला जो आउटकम हमें देखने को मिला वो था फाउंडेशन। बिकॉज ऑफ ऑल दीज 5 ईयर प्लान्स हमारी कंट्री की फाउंडेशन बनी। पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, एक भी जो है इरिगेशन के बड़े बड़े डैम्स नहीं थे जब आज़ाद हुए थे। फाउंडेशन सबसे पहले जो बड़े बड़े डैम्स बने, जो सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए जिनकी वजह से एक्चुअली में इकोनॉमिकली ग्रो किया इंडिया, और जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो फाउंडेशंस थी वो जो है इसी टाइम बनी, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ही बनी।
जैसे जो बड़े बड़े डैम्स है भाखरा, नंगाल, हीराकुड इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए, वो इसी टाइम बने। जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, ये भी इसी पीरियड बना। प्लस जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ट्रांसपोर्ट को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, रोड्स को लेकर, हाईवेज को लेकर, इंटरनेट को लेकर, और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सारे जितने भी थे वो सब 5 ईयर प्लान में ही बने। तो ऑब्वियसली इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन एटलीस्ट जो है 5 ईयर प्लान के थ्रू लेट डाउन हो गई। अभी हमने आगे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके, वो सब जो है इन फाउंडेशंस के एब्सेंस में पॉसिबल थी ही नहीं। बिना बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह के प्राइवेट सेक्टर भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करता। सेकेंड था लैंड रिफॉर्म्स। बिकॉज ऑफ दिस जो है एक्चुअली में एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीज बिकॉज ऑफ दीज 5 ईयर प्लान हुई कि जो कॉलोनियल सिस्टम था जमींदारी का वो एबॉलिश हो गया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एक्ट था जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है अमीरों के हाथों से गरीबों की जो छीनी हुई ज़मीन थी उसको ही बाहर नहीं निकाल रहा था, बट ऑल्सो जो पॉलिटिकल पावर लैंड ओनर्स ने गैदर कर रखी थी बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया, है ना। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लैंड को कंसोलिडेट किया जाए, छोटे छोटे पीसेस लैंड के एक जगह पे लेकर आया जाए ताकि फार्म साइज टाइप ऑफ बन जाए, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। बट 2 कंपोनेंट थे लैंड रिफॉर्म्स के जो बहुत कम सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट था कि एक्चुअली में लैंड रिफॉर्म्स या लैंड लॉज के अकॉर्डिंग एक अपर सीलिंग, एक लिमिट लगाई गई थी कि कितना जो है एक पर्सन एग्रीकल्चर लैंड को ओन कर सकता है, कि इससे ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड आप ओन नहीं कर सकते हो। लेकिन जिनके पास भी एक्सेस लैंड था वो फिर भी जो है लॉ को इवेड कर जाते थे, यानी कि लॉ से उन्होंने बचने का रास्ता निकाल लिया था। कैसे? जो भी उनके टेनेंट्स मतलब जो भी किराएदार हैं जो उनके लैंड को किराए पर लेकर जो है फसलें उगाते हैं, उनको वो प्रॉमिस करते थे कि हम टेनेंट की सिक्योरिटी देंगे, और फॉल्सफुली क्या करते थे, उनका जो अपना लैंड है वो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद उनकी ऑनरशिप में डाल देते थे, और बाद में क्या करते थे कि उनसे वो पैसे लेते रहते थे, और मतलब कोई मेजर चेंज जो है उसमें नहीं आता था, बाद में वापस ले लेते थे, राइट। सिमिलरली जो है जो टेनेंट्स थे जो किसी और की लैंड पे वर्क कर रहे थे, उन्हें लीगल सिक्योरिटी ज़्यादा देनी चाहिए थी कि उन्हें कभी भी जो है बाहर ना निकाला जाए। लेकिन ये जो है ये प्रोविज़न रियली इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। एक ऐसा प्रोविज़न भी था कि जो लीगल सिक्योरिटी देता था सभी टेनेंट्स को कि उन्हें जो है इविक्ट नहीं किया जाएगा अननेसेसरली, अनफेयरली। लेकिन ये प्रोविज़न कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बहुत ही हार्ड है कि इतनी जो है वेल मीनिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना। तभी पॉसिबल था जब सारे रूरल लैंडलेस पूअर्स को मोबिलाइज किया जाए एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर लैंड ओनर्स बहुत ज़्यादा पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है। उस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो कभी भी लॉज में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाए, और कभी लॉज में ट्रांसफॉर्म हुए तो वे ऑन पेपर कभी प्रैक्टिस में आ नहीं पाए। तो ये लैंड रिफॉर्म्स का आउटकम रहा। फिर आप देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मुझे लगता है सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, इस लैंड डेवलपमेंट की फील्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट आप सब जानते हैं कि बीच में ऐसा टाइम आया था कि इंडिया जो है वो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहा था, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था। तो उस केस में ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इन्वेंट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अगर हमें फूड सफिशिएंसी को इंश्योर करना है तो जो फार्मर्स ऑलरेडी पिछड़े हुए फार्मर्स हैं अब उन पे फोकस और उन पे पैसा लगाने से अच्छा है जो ऑलरेडी वेल ऑफ फार्मर्स हैं उन पे पैसा लगाया जाए, उनकी कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोडक्शन जो है वो जल्दी रैपिड वे में इंक्रीज हो पाएगी। अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तो उनको जो है गवर्नमेंट ने उन सभी को हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन सिस्टम ये सब डेवलप करना चालू किया, और गवर्नमेंट ने एमएसपी सिस्टम भी स्टार्ट किया जिसको आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाते हैं, कि गारंटी दी जाती थी कि जितना भी प्रोड्यूस फार्मर सेल करेंगे उसे गवर्नमेंट खरीद लेगी एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस पर। यहाँ से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, एंड इसके मेजर बेनिफिशियरीज रहे पीजेंट एंड लार्ज लैंड होल्डर्स। अब इसके आउटकम क्या थे? कुछ पॉजिटिव आउटकम्स थे, कुछ नेगेटिव आउटकम्स थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जैसा सोचा गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से एकदम से एग्रीकल्चर ग्रोथ हो जाएगा, तो नहीं हुआ। मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिला, मेनली वीट प्रोडक्शन में, एंड फूड एबिलिटी को इंक्रीज किया, लेकिन क्लासेस और रीजन में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट कर दी, यानी कि बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी क्रिएट कर दी। कुछ रीजन कैसे इनइक्वलिटी क्रिएट की क्लासेस और रीजन्स में?
कुछ रीजन्स तो जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले पाए, लेकिन कुछ रीजन्स जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाए। तो इस तरीके से एक इनइक्वालिटी डेवलप होगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो है वो एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस हो गए, मेरा जो अदर्स थे वो बैकवर्ड ही रह गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स ये थे। फर्स्ट ये था कि जो एक शार्प डिफरेंस था पुअर पीजेंट्री और लैंड होल्ड्स में, इसकी वजह से बहुत सारी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिल पाया कि वो सारे पुअर पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाए, क्योंकि जब तक इनजस्टिस नहीं होता रियलाइजेशन जो है पुअर पीजेंट्स को कभी नहीं हो पाती। एंड बिकॉज ये जो डिफरेंस था वो और ज़्यादा बढ़ता गया, रियलाइजेशन जो है वो चालू हुई एंड पुअर पीजेंट्स जो है फिर वो अपनी हक के लिए लड़ने लग गए। तो एक अवेयरनेस पुअर पीजेंट्स में लेकर आने का एक पॉजिटिव इफेक्ट है। सेकेंडली जो है इससे एक मिडिल क्लास जो है वो अपीयर हो गई, मिडिल क्लास पीपल का सेक्शन अपीयर होने लग गया। ये वो थे जिनके पास मीडियम साइज होल्डिंग्स थी एंड जो चेंजेस हुए थे इनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाया एंड बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल भी बने। तो पुअर की भले ही मदद ना कर पाए, लेकिन मिडिल क्लास की मदद थोड़ी बहुत हो गई। इसके बाद आइए व्हाइट रेवोल्यूशन में, ये आपको येलो बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये मिल्क रेवोल्यूशन इंडिया में कहाँ से आया था? ये मिल्क रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? आप सबने अमूल के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, वो एक लड़की सी होती है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया करके, राइट। ये कैसे हुआ था? मिल्क मैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं वर्गीस कुरियन, मार्क्स द स्टार क्वेश्चन, इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एमसीक्यू, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क की प्रोडक्शन पर बेस्ड है, जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की गई थी। ये स्टोरी जो है ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की, ये वही जो है इंटरप्राइज है जिसका अमूल है, राइट। ये आनंद एक टाउन है गुजरात में, वहाँ से शुरू हुआ। ये एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। इसके अंदर अलग अलग जगह से 2.5 मिलियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिल के आपस में साथ में आए एंड उन्हें कोऑपरेट करने का डिसाइड किया। और फिर कोऑपरेटिव फील्ड में भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैसे कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही यूनिक और एप्रोप्रिएट मॉडल था रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, राइट। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि रूरल एरियाज को डेवलप किया जाए, लोगों की पॉवर्टी खत्म की जाए। 1970s में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था एक जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, राइट। ऑपरेशन फ्लड भी क्या करता था, कोऑपरेटिव्स बनाता था डिफरेंट मिल्क प्रोड्यूसर्स की और उसे फिर एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड में कन्वर्ट कर देता था, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए, प्लस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स जो है वो आपस में क्लोजर आए, मिडल मैन जो है ना उसका रोल खत्म हो, प्लस सभी लोगों को थ्रू आउट द ईयर मिल्क के थ्रू एकदम रेगुलर इनकम मिले, राइट। क्योंकि जब हम मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अकेले काम करें तो शायद उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ऑपरेशन फ्लड जो है वो एक डेयरी प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये क्या था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, तो ये एक डेयरी प्रोग्राम नहीं था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। लेकिन हाँ, उसने जो है डेयरिंग को एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट के फॉर्म में देखा फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, है ना। इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और रूरल हाउस होल्ड की इनकम को भी ये भी सुधार आया। प्लस एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे एडवांटेज में रही, दैट वाज वुमेन। इसके अंदर वुमेन मेंबर्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि ये डेयरी रिलेटेड काम था एंड वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। So this was known as the white revolution. It was a revolution in the field of milk production. उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटर डेवलपमेंट है, बाद में इस 5 ईयर प्लान्स की वजह से और भी कुछ डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है, जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हो गया कि अपलोडेड है। इंदिरा गांधी जो है उस टाइम पे लीडर बनी थी और उन्होंने स्टेट के रोल को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। जैसे उन्होंने 1967 के बाद सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि सभी को जो है पब्लिक बैंक्स बना दिया। ऑल्सो बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए थे। तो कंप्लीट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में आ चुका था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही थी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्सपर्ट्स, लेकिन ये जो स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो ज़्यादा दिन तक फॉरएवर लास्ट नहीं किया एंड धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी रिड्यूस होने लग गई। बिटवीन 1950 1980 इंडिया की ग्रोथ 3 से लेकर 3.5% बस इतनी ही थी। तो आप सोच लीजिए, तभी हमें क्या करना पड़ा, लिबरलाइजेशन करना पड़ा था, यानी कि
हमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा था, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल जो है वो धीरे धीरे कंट्री में फेल हो गया था। तो ये सारे इवेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आप इसको पैटर्न में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा करप्शन और इनएफिशिएंसी बढ़ गई, एंड ब्यूरोक्रेसी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्ले नहीं कर रही थी। इससे धीरे धीरे जो है ये जो प्लानिंग है, जो सोशलिस्ट मॉडल है, इसके अंदर पब्लिक का ओपिनियन धीरे धीरे क्या होने लग गया, पब्लिक का जो फेथ है वो लूज़ होने लग गया। एंड 1980 ऑनवर्ड्स ये जो पूरा प्लानिंग का सिस्टम था वो पूरा डिक्लाइन पे आ गया। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया धीरे धीरे, अब देख रहे हैं उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, राइट। यहाँ पे एक लास्ट आपके कार्टून दे रखा है बुक में, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, थर्ड ईयर प्लान को डिनोट करा है, यहाँ पे थर्ड प्लान लिखा हुआ है, हम लोग बोट में हैं, लोग क्या हैं, पूरी पॉवर्टी में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वी आर असेंडिंग सून, वी विल बी अबव हंगर एंड वांट, मीनवाइल हैव अ लिटिल स्नैक, राइट। एंड यहाँ जो है फॉल्स एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं लोगों को, एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं कि थर्ड ईयर प्लान के थ्रू हम लोग पुअर की मदद करेंगे, बट एक्चुअली में आउटकम्स में हमने क्या देखा कि पुअर जो है उनकी कंडीशन जो है में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि रिच और ज़्यादा रिच हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाई गई है कि जो आउटकम्स निकले थे आउट ऑफ दीज प्लान्स वो नॉट सो फेवरेबल थे फॉर द पुअर पीपल। प्लस आपसे पूछ लेंगे कि थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था एंड ऑल रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट अप इन द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे।